Hello students, my name is Yogendra and today I am standing here on behalf of BM Public School. आज हम पढ़ने वाले हैं द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। ये क्लास 6 साइंस का फर्स्ट लेसन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि सेलेस्टियल बॉडी किसे कहते हैं, हेवनली बॉडी किसे कहते हैं, स्काई ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। इन सब का मतलब हमारे स्टार्स, प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटियोराइट्स, मीटियोर्स और कॉमेट से है। अब कोई पूछता है कि स्टार क्या है, तो आप बोलिए यह सेलेस्टियल बॉडी है, हेवनली बॉडी है, स्काई ऑब्जेक्ट है। कोई पूछता है एस्टेरॉइड्स क्या है, तो आपके पास जवाब है कि यह सेलेस्टियल बॉडी है, हेवनली बॉडी है, स्काई ऑब्जेक्ट है। यानी स्काई ऑब्जेक्ट कहते किसे हैं? स्काई ऑब्जेक्ट हम इन्हें कहते हैं, स्टार्स को, प्लैनेट्स को, ड्वार्फ प्लैनेट्स को, एस्टेरॉइड्स को, मीटियोराइट्स को, मीटियोर्स को, कॉमेट्स को। और ये सभी के सभी आर द पार्ट ऑफ अवर यूनिवर्स। यूनिवर्स के ये सब पार्ट हैं। अच्छा, यूनिवर्स का मतलब क्या है? एवरीथिंग वी कैन फील, वी कैन टच, वी कैन डिटेक्ट, so everything including stars, planets, galaxies, matter, energy, space, time and light, everything including all these। अब बात आता है कि ये यूनिवर्स आया कहाँ से। तो यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर बिग बैंग। जब बिग बैंग हुआ तो यूनिवर्स एग्जिस्ट हुआ। कब हुआ बिग बैंग? तो 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, 13.7 अरब साल पहले क्या हुआ? बिग बैंग हुआ। और इस बिग बैंग की वजह से क्या बना? यूनिवर्स बना। और यूनिवर्स में क्या बने? स्टार्स बने, प्लैनेट्स बने, गैलेक्सीज बनी, मैटर्स बने, एनर्जी बनी, टाइम बना, स्पेस बना, टाइम बना, लाइट बना, एस्टेरॉइड्स बने, मीटियोराइट्स बने, मीटियोर्स बने, कॉमेट्स बने, ड्वार्फ प्लैनेट्स बने। ये सारी चीजें कब बनी? तो आफ्टर बिग बैंग बनी। आप सोचते होंगे कि आज जो मैटर हम देख रहे हैं, जो एनर्जी हम देख रहे हैं, जो स्पेस देख रहे हैं, जो टाइम देख रहे हैं, वो पहले से था? नहीं। मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम ये सब कब बना? आफ्टर बिग बैंग बना। बिग बैंग कब हुआ? तो 13.7 बिलियन ईयर्स एगो। अच्छा, इस यूनिवर्स की स्टडी को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ यूनिवर्स को कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। और अगर हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो फादर ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमी है वो किन्हें कहा गया है? तो फादर ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमी आर्यभट्टा को कहा गया है। और आर्यभट्टा का जन्म कब हुआ था? 476 एडी में। यानी ईसा के जन्म के 476 साल बाद आर्यभट्टा का जन्म हुआ था, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि सेलेस्टियल बॉडी, हेवनली बॉडी, स्काई ऑब्जेक्ट किनको कहते हैं? तो इन्हीं को कहते हैं। और ये सब अस्तित्व में कब, कैसे आए? तो बिग बैंग के बाद आए। तो बिग बैंग के बाद क्या बना? तो बिग बैंग के बाद यूनिवर्स बना। और यूनिवर्स में क्या बना? तो वो सब कुछ बना जो आज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बिग बैंग क्या है? बिग बैंग के वजह से क्या बना? यूनिवर्स बना। तो ये बिग बैंग है क्या? बिग बैंग का मतलब होता है बहुत बड़ा धमाका, अचानक से हुआ बहुत बड़ा धमाका। तो उस धमाके की वजह से क्या अस्तित्व में आया? हमारा ब्रह्मांड, यूनिवर्स। अच्छा, ये बिग बैंग कब हुआ? 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, इतना अरब साल पहले। बिग बैंग का मतलब क्या था? एक छोटा सा बिंदु था, इसके अंदर इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट प्रेशर, इनफाइनाइट डेंसिटी थी। मतलब इसके अंदर क्या था? इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट प्रेशर, इनफाइनाइट डेंसिटी थी। और इस बिंदु के अंदर, यानी हमारा पूरा यूनिवर्स एक बिंदु के जैसा था,
और अचानक इसमें क्वांटम फ्लक्चुएशन हुआ और ये विस्फोट कर गया। तब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, प्रेशर बहुत ज़्यादा था, डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी और वो यूनिवर्स क्या किया, एक्सपैंड करना शुरू किया, बढ़ना शुरू किया। फिर इसने क्या बनाया, इसने मैटर बनाया, इसने एनर्जी बनाया, इसने स्पेस बनाया, इसने टाइम बनाया। मैटर में क्या बना, शुरू में मैटर में फंडामेंटल पार्टिकल्स बने। क्या बने, फंडामेंटल पार्टिकल्स बने। और वो फंडामेंटल पार्टिकल्स में क्या थे, इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ने मिलकर के क्या बनाया, एटम्स बनाए। और एटम्स मिलकर के क्या बनाए, मॉलिक्यूल्स बनाए। और मॉलिक्यूल्स में किस तरह के मॉलिक्यूल बने, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। और क्या बने, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने मिल करके हमारे अर्थ पे क्या बनाया, लाइफ बनाया। किस फॉर्म में बनाया, प्लांट के फॉर्म में बनाया। और किस फॉर्म में बनाया, एनिमल के फॉर्म में बनाया। ये एक बेसिक फंडामेंटल चीज थी जो आपको समझाया। अब आइए बात करते हैं एटम पे। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिले तो क्या बना, एटम बना। किसका एटम बना, सबसे पहले हाइड्रोजन का एटम बना। जब ये एटम बना तो कुछ एटॉमिक डस्ट भी बाहर आई। जब एटम बना तो कुछ एटॉमिक डस्ट भी बाहर आई, कुछ गैस भी बाहर आई। हालांकि हाइड्रोजन खुद एक गैस है। चूंकि उस समय बिग बैंग के समय में क्या था, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, तो हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोजन गैस का क्या हुआ, फ्यूजन हुआ। क्या हुआ, फ्यूजन हुआ। और उसने क्या बनाया, हीलियम गैस बनाया। तो हाइड्रोजन भी एक गैस है, हीलियम भी एक गैस है। और हाई टेम्परेचर पे क्या हुआ, हाइड्रोजन से हीलियम बना। तो हाइड्रोजन से हीलियम का बनना हाई टेम्परेचर पे, मतलब हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोजन का हीलियम में चेंज होना ही क्या था, स्टार्स का फॉर्मेशन था। और उन स्टार्स में हमारा एक स्टार है जिसका नाम है सन, जिसे हम पढ़ रहे हैं कि द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम का हेड कौन है, हमारे सोलर सिस्टम का हेड है सन। और इस सन पे जो एक प्लेनेट है जहां पे लाइफ है, उस प्लेनेट का नाम क्या है, अर्थ। तो हमारे चैप्टर का नाम हो गया द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। चूंकि हम अर्थ पे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे अर्थ पे लाइफ है, किस फॉर्म में, प्लांट और एनिमल के फॉर्म में है। और ये लाइफ कैसे पैदा हुई, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के मिलने से। तो आपने क्या देखा कि हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोजन गैस के हीलियम गैस में चेंज होने की वजह से क्या हुआ, स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ। स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ तो बहुत सारे स्टार्स बने। उनमें से एक स्टार कौन था, सन, जिससे क्या बना, हमारा सोलर सिस्टम बना। तो चूंकि बहुत सारे स्टार बने तो बहुत सारे स्टार बने तो बहुत सारा एटॉमिक डस्ट बना होगा और बहुत सारा हाइड्रोजन गैस एक जगह कलेक्ट हुआ होगा। तो चूंकि बहुत सारे स्टार थे, बहुत सारा एटॉमिक डस्ट था और बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन गैस थी, तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के चलते, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के चलते या ग्रेविटेशनल पुल के चलते ये आपस में क्या रहे, बंधे रह गए। और इन बहुत सारे स्टार्स का, बहुत मात्रा में एटॉमिक डस्ट का और बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन गैस का क्या बन गया, लार्ज क्लस्टर बन गया। क्या बन गया, लार्ज क्लस्टर बन गया। और इस लार्ज क्लस्टर को क्या बोलते हैं, इसी लार्ज क्लस्टर को बोलते हैं गैलेक्सी। और गैलेक्सी का मतलब क्या होता है, आकाश गंगा। और इसी गैलेक्सी में हमारा सन है, तो सन का अपना सोलर सिस्टम है। तो सन का जो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो फिर किस गैलेक्सी में है, तो वो मिल्की वे गैलेक्सी में है। और हमारे पड़ोस की गैलेक्सी का नाम क्या है, हमारे पड़ोस की गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। तो हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोजन के हीलियम में चेंज होने की वजह से जो बहुत सारे स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ और बहुत सारी जो गैस थी, उसकी वजह से जो गैलेक्सी बनी, मतलब हमारी गैलेक्सी का नाम तो मिल्की वे गैलेक्सी, जो गैलेक्सी बनी उस गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स आ गए। बहुत सारे स्टार्स आ गए तो वो एक ग्रुप्स की तरह से अपीयर होने लगे। बहुत सारे स्टार ग्रुप्स की तरह से अपीयर होने लगे और उनसे जो पैटर्न बना, जो रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न बना, उस पैटर्न को हम लोगों ने क्या नाम दिया, कॉन्स्टेलेशन नाम दिया।
और एक कॉन्स्टिलेशन जिसे हम सभी लोग जानते हैं, और वो है सप्तऋषि मंडल, जो आप अपने ऊपर देखेंगे, जब आसमान में देखेंगे रात को, तो आपको सप्तऋषि मंडल 7 तारों का एक समूह दिखाई देगा। उसको अंग्रेजी में उर्सा मेजर कहते हैं, ग्रेट बियर कहते हैं, क्योंकि यह आकृति, यह पैटर्न ऐसा ही बनता है, इसलिए उसको ऐसा नाम दिया गया है। जो अदर कॉन्स्टिलेशंस है, ओरायन है और लियो है और जेमिनी है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिलेशन के 4 नाम दिए गए हैं, सप्तऋषि मंडल, ओरायन, लियो, जेमिनी। सप्तऋषि मंडल का दूसरा नाम उर्सा मेजर, और उर्सा मेजर को ही बोलते हैं ग्रेट बियर। अब बात करते हैं टोटल कॉन्स्टिलेशन। हमारी गैलेक्सी में कितने कॉन्स्टिलेशंस हैं? तो 88 कॉन्स्टिलेशन है। टोटल कॉन्स्टिलेशन की संख्या कितनी है? 88 कॉन्स्टिलेशंस हैं। उनमें सबसे छोटा कॉन्स्टिलेशन का नाम है क्रक्स, और सबसे बड़े कॉन्स्टिलेशन का नाम है हाइड्रा। आपको मालूम है कॉन्स्टिलेशन में क्या चीज विजिबल होता है? एक कॉन्स्टिलेशन के अंदर स्टार्स एक पैटर्न में विजिबल होते हैं। तो ये जो क्रक्स है, कितने स्टार का पैटर्न है, कितने स्टार का ग्रुप है? तो 4 स्टार्स का ग्रुप है। और हाइड्रा 75 स्टार्स का ग्रुप है। तो सबसे छोटा कॉन्स्टिलेशन क्रक्स, सबसे बड़ा कॉन्स्टिलेशन हाइड्रा। अब बात करते हैं अपनी अर्थ के बारे में। मान लीजिए सन है और ये अर्थ का ऑर्बिट है। तो जब अर्थ सन के अराउंड में एक चक्कर पूरा करती है, तो उस टाइम वो कितने कॉन्स्टिलेशन से होकर गुजरती है? तो वो 12 कॉन्स्टिलेशन से होकर गुजरती है। उसी को बोला जाता है नक्षत्र। जब किसी का जन्म होता है तो ये पूछा जाता है कि वो किस नक्षत्र में पैदा हुआ है, तो वो नक्षत्र ही क्या है? कॉन्स्टिलेशंस हैं। अब बात करते हैं पोल स्टार की। पोल स्टार क्या है? एक ब्राइट स्टार है जो हमेशा कहाँ साइन करता है? नॉर्थ डायरेक्शन में साइन करता है। तो ये पोल स्टार के बारे में जानने की जरूरत क्या पड़ी? पोल स्टार के बारे में जानने की जरूरत ये पड़ी कि बहुत समय पहले मैग्नेटिक कंपास की खोज नहीं हुई थी। तो उस समय समुद्र में जो नाविक यात्रा करते थे, जो नेविगेटर होते थे, उनको हेल्प करता था। क्या हेल्प करता था? ये पोल स्टार हेल्प करता था। क्या हेल्प करता था? फाइंड करने में। क्या फाइंड करने में? डायरेक्शन को फाइंड करने में। तो पहले के जो नेविगेटर होते थे, वो पोल स्टार की सहायता से नाव चलाते समय समुद्र में डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते थे। अब हम बात करेंगे द सोलर सिस्टम के बारे में। द सोलर सिस्टम का मतलब है कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं? हम फैमिली ऑफ द सन के बारे में बात करना चाह रहे हैं। फैमिली ऑफ द सन का मतलब सन तो है, उसके साथ में और कौन कौन है? तो सन की फैमिली में 8 प्लैनेट्स हैं, और भी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। सन की फैमिली में 8 प्लैनेट्स हैं। उन प्लैनेट्स के नाम यहाँ दिए हैं। पहला प्लैनेट मरकरी, सेकेंड वीनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। इसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। कौन कौन हो गए? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इस पूरी फैमिली में इस फैमिली का हेड कौन है? तो सन। इन सारी फैमिली का हेड कौन है? सन। सन इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम। सबसे बड़ा कौन है इसमें? तो सन। हम लोग कहाँ रहते हैं? तो हम लोग रहते हैं अर्थ पे। लाइफ कहाँ है? तो लाइफ है अर्थ पे। क्या लाइफ जुपिटर पे है? नहीं। नेपच्यून पे है? नहीं। मरकरी पे है? नहीं। क्यों? क्योंकि अर्थ को छोड़ के बाकी किसी भी प्लेनेट पे एटमॉस्फेयर नहीं है। अब बात करते हैं कि सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर्स। क्या है? 150 मिलियन किलोमीटर। यानी अर्थ से सन की दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर। अब बात करते हैं कि सन का डायमीटर क्या है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन? सन का डायमीटर क्या है? सन की अर्थ से डिस्टेंस इतनी है, तो सन का डायमीटर कितना है? अर्थ के डायमीटर का 109 गुना ज़्यादा। अर्थ का जो डायमीटर है उससे 109 गुना ज़्यादा डायमीटर किसका है? सन का। अच्छा, सन का वेट क्या है? तो सन का जो वेट है, अर्थ का जो वेट आएगा उसका 3 लाख गुना ज़्यादा वेट किसका है? सन का है।
और सन से क्या निकलता है, लाइट निकलता है। सन से जो लाइट है वो अर्थ पे पहुंचने में कितना टाइम लेता है, तो वो लेता है 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट्स 20 सेकेंड का टाइम लगता है सन से लाइट को अर्थ पे पहुंचने में। अच्छा, लाइट की स्पीड क्या होती है, तो जो लाइट की स्पीड है वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में सन से निकले हुए लाइट कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में, 3 लाख किलोमीटर। अच्छा, अब ये सन के जितने भी ये फैमिली में मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स के अंदर क्या होता है, इन मेंबर्स के अंदर होता है मूवमेंट अराउंड द सन। सन के अराउंड में सभी क्या करते हैं, मूव करते हैं। सन के अराउंड में सभी मूव करते हैं। तो इनके मूवमेंट को कंट्रोल कौन करता है, सन करता है। कैसे करता है, तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के चलते, ग्रेविटेशनल पुल के चलते, यानी विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल पुल और विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन सन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स। अब हम बात करते हैं प्लैनेट्स के बारे में और ड्वार्फ प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट्स, इनकी संख्या कितनी है, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हाउ मैनी प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। अब बात करते हैं कि प्लैनेट्स के साथ में कुछ ड्वार्फ प्लैनेट भी हैं। ड्वार्फ प्लैनेट वो होते हैं जो प्लैनेट बनते बनते रह गए। इनकी संख्या कितनी होती है, 5, और नाम क्या है, सीरीज, हामिया, मेकमेक, इरीज एंड प्लूटो। ये क्या है, टोटल ड्वार्फ प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में। अब बात करते हैं ये सीरीज कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये क्या है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स के बाद क्या है, एक बेल्ट है। इस बेल्ट का नाम क्या है, इस बेल्ट का नाम है एस्टेरॉयड बेल्ट। तो एस्टेरॉयड बेल्ट में एक ड्वार्फ प्लैनेट है जिसका नाम है सीरीज। अब बाकी जो हामिया है, मेकमेक, इरिस एंड प्लूटो, ये कहाँ है, तो ये इस बेल्ट में। इस बेल्ट का नाम क्या है, काइपर बेल्ट। क्या नाम है इसका, काइपर बेल्ट। काइपर बेल्ट में कौन कौन है, हामिया, मेकमेक, इरीज एंड प्लूटो। हामिया, मेकमेक, इरीज एंड प्लूटो, नाम यहाँ लिखा है, हामिया, मेकमेक, इरीज एंड प्लूटो। तो ये सब क्या थे, ड्वार्फ प्लैनेट थे। ओनली 1 ड्वार्फ प्लैनेट सीरीज लोकेटेड इन एस्टेरॉयड बेल्ट एंड 4 ड्वार्फ प्लैनेट हामिया, मेकमेक, इरीस एंड प्लूटो लोकेटेड इन काइपर बेल्ट। अब बात करते हैं इन सारे प्लैनेट्स के रोटेशन के बारे में। वीनस, ये क्या है, वीनस एंड यूरेनस, इनको आप छोड़ दीजिए। वीनस एंड यूरेनस को छोड़ करके मरकरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड नेपच्यून, इनका जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है। क्या होता है, वेस्ट टू ईस्ट। इसीलिए यहाँ पे सन कहाँ राइज होता है, सन हमेशा ईस्ट में राइज होता है। सन कहाँ राइज होता है, ईस्ट में। क्यों, क्योंकि इनका रोटेशन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए सन का राइज कहाँ होगा, ईस्ट में होगा। और सन कहाँ सेट होगा, कहाँ डूबेगा, तो वेस्ट में। अब इनकी बात करते हैं, वीनस एंड यूरेनस की। इनका जो रोटेशन है वो ईस्ट टू वेस्ट होता है। सन कहाँ राइज करेगा, वेस्ट में राइज करेगा। और कहाँ डूबेगा, मतलब सेट्स कहाँ होगा, तो वो ईस्ट में डूबेगा। तो क्या वजह है कि वीनस पे और यूरेनस पे सन हमेशा पश्चिम में उगता है और पूरब में डूबता है। किसकी वजह से, रोटेशन की वजह से। कैसा रोटेशन है, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, जिसकी वजह से यहाँ पे सन राइजेज इन वेस्ट एंड सेट्स इन ईस्ट। अब बात करते हैं सन के बारे में। सन के पास क्या है, अपना खुद का हीट है, और क्या है, खुद की लाइट है, और क्या है, खुद की एनर्जी है। अच्छा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून के पास क्या हीट है, नहीं। लाइट है, नहीं। एनर्जी है, नहीं। तो इनको अगर हीट, लाइट, एनर्जी चाहिए इनमें से किसी को भी, तो वो किससे लेंगे, सन से।
तो हु इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी? तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द प्लैनेट एंड फॉर ऑल द ड्वार्फ प्लैनेट। अब बात करते हैं कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स कहाँ है? एस्टेरॉयड बेल्ट से पहले हैं। तो एस्टेरॉयड बेल्ट से पहले जो प्लैनेट हैं 4, इनको क्या कहते हैं? चूंकि ये रॉक से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? रॉक से बने होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। ये सब रॉक से बने होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। और ये सब किससे बने होते हैं? ये सब गैस से बने होते हैं, आइस से बने होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं गैस जाइंट। क्या कहते हैं? गैस जाइंट। तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून क्या है? ये गैस जाइंट हैं। किससे बने हैं? गैस और आइस से बने हैं। और मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स क्या है? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, क्योंकि ये रॉक से बने हैं, पत्थर से बने हैं, इनका अपना खुद का सरफेस है। अब बात करते हैं वीनस की। वीनस क्या है? तो वीनस हार्टेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। सन के नज़दीक में कौन है? मरकरी, लेकिन हार्टेस्ट कौन है? वीनस। ऐसा क्यों? क्योंकि वीनस पे ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो होता है वो किसकी वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड काजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन वीनस एटमॉस्फेयर। ड्यू टू दिस वीनस became the hottest planet in our solar system। इन सब में सबसे कोल्डेस्ट कौन है? तो यूरेनस इज द कोल्डेस्ट। अब चलिए बात करते हैं, इस सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है? जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है। सबसे छोटा प्लैनेट कौन है? स्मॉलेस्ट, मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट। सबसे सन के नज़दीक कौन है? मरकरी सबसे सन के सबसे नज़दीक है। सन से सबसे दूर कौन है? फारदेस्ट प्लैनेट कौन है? तो नेपच्यून सबसे दूर है। नेपच्यून इज द फारदेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। अब बात करते हैं कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स में साइज किस तरह से है? सबसे छोटा मरकरी, मरकरी सबसे छोटा। मरकरी से बड़ा कौन? तो मरकरी से बड़ा है मार्स। मार्स से बड़ा कौन है? वीनस। और वीनस से बड़ा कौन है? अर्थ। तो जो हमारे इनर प्लैनेट हैं, जो रॉकी प्लैनेट हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं, इनमें सबसे बड़ा प्लैनेट कौन हुआ? अर्थ। लाइफ कहाँ है? अर्थ पे है। क्यों लाइफ है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे O2 है, ऑक्सीजन है, और क्या है? CO2 है, और क्या है? वाटर है। ये दोनों मिलके क्या हुए? एयर। तो इसकी वजह से अर्थ पे क्या है? लाइफ है, और बाकी प्लैनेट पे ये फैसिलिटी नहीं है। यानी अर्थ सन से इस तरह से दूरी पे है, इस तरह से डिस्टेंस पे है कि ना तो ये सबसे ज़्यादा हॉट है और ना ही सबसे ज़्यादा कोल्ड है, जिसकी वजह से यहाँ पे अपना इसका खुद का इन्वायरमेंट है, और उस इन्वायरमेंट की वजह से लाइफ है। चलिए अब हम बात करते हैं इन प्लैनेट्स के क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्लैनेट्स की क्या खूबियाँ हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मरकरी का। अभी ये क्या है? सन के सबसे नज़दीक है, और इस पूरे प्लैनेट का मतलब जितने भी प्लैनेट्स सब में सबसे छोटा है, तो इसे क्या बोलेंगे? मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। एंड आल्सो मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। मरकरी चूंकि सबसे नज़दीक है, तो जिसकी ऑर्बिट बनेगी सन से, वो क्या बनेगी? सबसे शॉर्टेस्ट ऑर्बिट बनेगी। और ये मरकरी क्या है? इस पूरे सोलर सिस्टम में सेकेंड हॉटेस्ट प्लैनेट है। अब इस सन को पूरा एक चक्कर पूरा करने में मरकरी को कितने डेज लगते हैं? तो 88 डेज लगते हैं। मतलब मरकरी का रिवोल्यूशन टाइम क्या है? तो 88 डेज है। मरकरी के पास कितने मून है? तो मरकरी के पास कोई मून नहीं है। सेकेंड बात करते हैं वीनस का। चूंकि अभी हमने देखा मरकरी क्या है? सेकेंड हॉटेस्ट प्लैनेट है। तो फर्स्ट हॉटेस्ट प्लैनेट कौन होगा? तो वीनस। वीनस इज द फर्स्ट हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। अच्छा, चूंकि ये इतना ब्राइटेस्ट है, मतलब वीनस एक ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, ब्राइट होने की वजह से इसे क्या बोला जाता है? मॉर्निंग स्टार। और क्या बोला जाता है? इवनिंग स्टार। यानी जब आसमान साफ होगा तो मॉर्निंग में और इवनिंग में आप वीनस को देख सकते हैं। और वीनस को क्या कहते हैं? अर्थ ट्विन। अर्थ ट्विन का मतलब वीनस अर्थ की तरह ही है साइज में, और वीनस को सन को एक
ऑर्बिट पूरा करने में कितना टाइम लेती है? तो 255 डेज। कितने मून है वीनस के? तो वीनस का भी कोई मून नहीं है। चूंकि एक चीज़ और है, हार्टेस्ट प्लैनेट क्यों है? हार्टेस्ट प्लैनेट इसलिए है कि यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से बनता है? CO2 की वजह से बनता है। अब बात करते हैं अर्थ की। तो अर्थ पे पहले तो ये जाने अर्थ पे क्या है? अर्थ पे लाइफ है। और अर्थ को क्या कहते हैं? वाटरी प्लैनेट। और क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट। और क्या है? तो 5th लार्जेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। 5वें नंबर का सबसे बड़ा प्लैनेट है इस सोलर सिस्टम में। यहाँ पे क्या है? एयर है। एयर में क्या है? नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और थोड़ी मात्रा में CO2 गैस भी है। नाइट्रोजन कितनी है? तो 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितनी है? 21% ऑक्सीजन है। और पॉइंट में क्या होती है? CO2 होती है। तो एयर में क्या हो गया? नाइट्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पे क्या है? वाटर है। तो चूंकि अर्थ पे एयर और वाटर है और अर्थ की जो डिस्टेंस है सन से वो ना ही नज़दीक है और ना ही दूर है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर मॉडरेट रहता है और लाइफ होने की एक मेन वजह है। अब ये क्या है? थर्ड नियरेस्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अच्छा, अर्थ को सन को एक ऑर्बिट करने में कितना टाइम लगता है? तो 365 डेज एंड 6 आवर्स का टाइम लगता है। यानी अर्थ का जो रिवोल्यूशन टाइम है वो कितना है? 365 डेज एंड 6 आवर्स। अब बात करते हैं हम मार्स की। मार्स को क्या कहते हैं? रेड प्लैनेट। मार्स को रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आयरन रिच रेड साइल है और पिंकी स्काई है, जिसकी वजह से ये प्लैनेट कैसा दिखता है? रेड प्लैनेट की तरह से दिखता है। इसका रिवोल्यूशन टाइम कितना है? तो 687 डेज है। और मार्स के कितने मून हैं? तो मार्स के 2 मून हैं। अर्थ का कितना मून था? अर्थ का 1 मून है और मार्स का 2 मून है। जुपिटर। जुपिटर क्या है? हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट है और इसको सन को एक ऑर्बिट करने में, सन को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 11 ईयर्स 11 मंथ। मतलब जुपिटर का जो रिवोल्यूशन टाइम है कितना है? 11 साल 11 महीना। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गैस जाइंट। और ये इसका दूसरा नाम क्या है? जोवियन प्लैनेट। जुपिटर को क्या कहते हैं? गैस जाइंट जोवियन प्लैनेट। और चूंकि यहाँ से आउटर प्लैनेट शुरू होता है, ये चारों क्या है? आउटर है और ये चारों क्या है? इनर है। तो इस एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद जो प्लैनेट है उनको आउटर कहते हैं। तो ये आउटर प्लैनेट का पहला प्लैनेट है। और इसके पास कितने मून है? हाउ मैनी मून ऑफ जुपिटर? तो इसके पास 79 प्लस मून है। अभी भी डिस्कवरी हो रही है। अब बात करते हैं सैटर्न की। तो ये क्या हो गया? फर्स्ट लार्जेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। जुपिटर इज द फर्स्ट लार्जेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। और सैटर्न क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। अच्छा, इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे रिंग्स बनी होती हैं। क्या बनी होती हैं? रिंग्स बनी होती हैं। कितनी रिंग है? लगभग 1 लाख के करीब में रिंग्स हैं। और ये रिंग्स किससे बनी होती हैं? क्योंकि इसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, रॉक्स होती हैं, आइस होती हैं, इससे ये रिंग्स बनी होती है इसके चारों तरफ। इसका जो सन को ऑर्बिट करने का जो टाइम है, एक चक्कर पूरा कंप्लीट लगाने का जो टाइम है वो क्या है? 29 ईयर्स 5 मंथ। कितना है? 29 ईयर्स 5 मंथ। और इसके पास कितने मून हैं? तो इसके पास 62 मून हैं। सबसे ज़्यादा मून किसके पास है? जुपिटर के पास और उसके बाद सैटर्न के पास। अब बात करते हैं यूरेनस का। फर्स्ट लार्जेस्ट प्लैनेट, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट एंड थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज यूरेनस। यूरेनस इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट। इसको सन को ऑर्बिट करने में कितना समय लगता है? तो 84 ईयर्स लगते हैं। मतलब ये क्या है? रिवोल्यूशन टाइम ऑफ द यूरेनस। और ये क्या है? ये पहला प्लैनेट है, फर्स्ट प्लैनेट, जिसको टेलीस्कोप से क्या किया गया? डिस्कवर किया गया। यूरेनस इज द फर्स्ट प्लैनेट विच वॉज डिस्कवर्ड बाई टेलीस्कोप। और ये कैसा दिखता है? मतलब ब्लू ग्रीन गैस के चलते
इस प्लैनेट के चारों तरफ क्या होता है, ब्लू ग्रीन गैस का एक लेयर है, कवर्ड लेयर है, ठीक है। इसकी वजह से इसका कलर कैसा होता है, ग्रीनिश हो जाता है। तो कैसा दिखता है, ग्रीनिश इन कलर। कितने मून है इसके पास, 27 मून है इसके पास। अब बात करेंगे नेपच्यून की। नेपच्यून की हम बात करेंगे और नेपच्यून के लिए हम यहाँ चलते हैं। सिमिलर टू यूरेनस, ये क्या हो गया, 4th लार्जेस्ट प्लैनेट है इन आवर सोलर सिस्टम, सिमिलर टू यूरेनस। और इसका रिवोल्यूशन टाइम कितना है, 165 ईयर्स है। और ये क्या है, कोल्डेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। कभी कभी बात बोला जाता है यूरेनस इज द कोल्डेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, और कहीं कहीं आपको ये मिल जाता है कि नेपच्यून इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। इसके कितने मून है, 14 मून है। अब बात करते हैं अर्थ की। अर्थ के रेफरेंस में आपको बोला गया था अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। जहां पे लाइफ है, अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। इसका मतलब पहला कौन है, जुपिटर, दूसरा सैटर्न, तीसरा यूरेनस, चौथा नेपच्यून एंड पांचवा अर्थ। अर्थ के बाद साइज में अर्थ से छोटा कौन है, तो वीनस, वीनस से छोटा मार्स और सबसे छोटा मरकरी। चलिए अब हम बात करते हैं अदर सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में। अदर सेलेस्टियल बॉडीज में, सेलेस्टियल बॉडीज को आपने देखा हेवनली बॉडी कहते हैं और स्काई ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनमें हमें डिस्कस करना है एस्टेरॉइड्स के बारे में, मीटियोराइट्स के बारे में, मीटियोर्स के बारे में, मीटियोराइट्स के बारे में और कॉमेट्स के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। आप देखिए, सन के बाद मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स के बाद एक बेल्ट आती है। इस बेल्ट का क्या नाम दिया गया था, एस्टेरॉइड बेल्ट। तो एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है, एस्टेरॉइड बेल्ट्स है। तो जितने भी एस्टेरॉइड्स हैं वो कहाँ रहते हैं, वो कहाँ पे हैं, तो इस एस्टेरॉइड बेल्ट में है। एस्टेरॉइड बेल्ट में ये एस्टेरॉइड्स क्या हैं, तो जब इन प्लैनेट्स का जन्म हो रहा था, जब इन प्लैनेट्स का जन्म हो रहा था तो उस टाइम पे जो एक्सप्लोड हुआ, उस एक्सप्लोड से जो ब्रोकन पीसेस हैं प्लैनेट के, उनसे क्या बना, एस्टेरॉइड बना। और ग्रेविटेशनल पुल और अट्रैक्शन के चलते वो क्या, यहीं से वो क्या करते हैं, सन को ऑर्बिट करते हैं। यानी जितने भी एस्टेरॉइड्स हैं क्या करते हैं, सन को ऑर्बिट करते हैं। कहाँ रह के, एस्टेरॉइड बेल्ट में रह के। व्हाट आर एस्टेरॉइड्स, तो ब्रोकन पीसेस ऑफ ए प्लैनेट। मीटियोराइट्स क्या है, ये स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स। मीटियोराइट्स भी यही हैं और वो क्या है, रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो क्या है, मीटियोराइट्स हैं। मीटियोराइट्स यहीं से वो क्या करते हैं, सन को ऑर्बिट करते हैं। अब बात करते हैं मीटियोर्स की। जब कोई मीटियोराइट यहाँ से ऑर्बिट अपनी छोड़ करके अर्थ की तरफ मूव करता है, किसकी तरफ, अर्थ की तरफ मूव करता है, तो बर्नअप इन एटमॉस्फेयर, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में, चूंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर होती है, 5 होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो जैसे ही वो मेसोस्फेयर में पहुंचता है, जो मीटियोराइट है, जैसे वो इस मेसोस्फेयर में पहुंचता है, वो क्या होता है, बर्न अप हो जाता है, जल जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मीटियोर्स कहते हैं। जो मीटियोराइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में, मेसोस्फेयर में आके पूरी तरह से जल के नष्ट हो जाए, उसे क्या कहते हैं, मीटियोर्स कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, शूटिंग स्टार, इसे शूटिंग स्टार भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि मीटियोराइट्स क्या है। जैसे वो मीटियोराइट अपनी ऑर्बिट छोड़ करके, सन की ऑर्बिट को छोड़ करके अर्थ की तरफ मूव किया और यहाँ पे मेसोस्फेयर में आकर के वो पूरी तरह से जल नहीं पाया। जब पूरी तरह से जल के नष्ट नहीं होगा तो क्या होगा, वो अर्थ सरफेस पे गिरेगा। तो मीटियोराइट्स क्या है, अनबर्न पार्ट ऑफ मीटियोर्स। मीटियोर्स का ही अनबर्न, बिना जला हुआ पार्ट है, जो इस धरती पे आके गिर जाता है, सतह पे आके गिर जाता है, उसे क्या कहते हैं, मीटियोराइट्स कहते हैं। और ये धरती पे क्या होता है, अपने साइज के अकॉर्डिंग में क्रेटर्स, गड्ढे बना देते हैं। बहुत सारी झीलों का निर्माण इन मीटियोराइट्स के चलते ही हुआ है। अब बात करते हैं कॉमेट्स की। कॉमेट्स क्या है, तो पहले ये जाने कॉमेट्स आते कहाँ से हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून के बाद एक और बेल्ट आती है। इस बेल्ट को क्या बोलते हैं, इस बेल्ट को बोलते हैं काइपर बेल्ट। इस काइपर बेल्ट से क्या होता है
कि बहुत सारे कॉमेट्स वो मूव करते हैं, मतलब ऑर्बिट करते हैं। किसको ऑर्बिट करते हैं? सन को। तो उनकी ऑर्बिट कैसी हो जाती है? लॉन्ग इलिप्टिकल ऑर्बिट हो जाती है। तो कॉमेट्स कहाँ से आते हैं? कॉमेट्स काइपर बेल्ट से आते हैं। और काइपर बेल्ट के बाद क्या होता है? काइपर बेल्ट के बाद होता है ऊर्थ क्लाउड। तो कॉमेट्स के आने की दो ही जगह है, या तो वो ऊर्थ क्लाउड से आएंगे या तो वो काइपर बेल्ट से आएंगे। अगर काइपर बेल्ट से आएंगे तो उनकी ऑर्बिट कैसी होगी? शॉर्ट होगी। अगर ऊर्थ क्लाउड से आएंगे तो उनकी ऑर्बिट कैसी होगी? लॉन्ग इलिप्टिकल ऑर्बिट होगी। सो कॉमेट्स क्या है? ल्यूमिनस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, मूव अराउंड द सन। देखिए यहाँ पे जो एस्टेरॉयड थे, मीटियोराइट्स थे, वो भी मूव अराउंड द सन। जितने भी प्लैनेट है वो भी मूव अराउंड द सन। तो जितने कॉमेट हैं वो भी मूव अराउंड द सन। अब चूंकि जितना सन से डिस्टेंस होगा उधर क्या होगा? कोल्डर होगा। वो एरिया कैसा होगा? कोल्डर होगा, यानी बर्फ जैसा होगा। तो जैसे ही ये कॉमेट सन ऑर्बिट करते करते सन के नज़दीक पहुंचते हैं तो क्या होता है? उस समय एक लॉन्ग ग्लोइंग टेल बन जाती है। कॉमेट्स में क्या बन जाती है? लॉन्ग ग्लोइंग टेल बन जाती है। इसीलिए कॉमेट्स को क्या कहा जाता है? टेल्ड स्टार कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, हॉटेस्ट स्टार, ब्राइटेस्ट स्टार, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? तो वीनस को कहा जाता है। और शूटिंग स्टार किसे कहा जाता है? तो शूटिंग स्टार मीटियोर्स को कहा जाता है। और टेल्ड स्टार किसे कहा जाता है? तो टेल्ड स्टार कॉमेट्स को कहा जाता है। अब बात करते हैं एक नोन कॉमेट्स के बारे में जिसका नाम है हेली कॉमेट। क्या नाम है? हेली कॉमेट्स, जो 1986 में दिखाई दिया था, 1986 में दिखाई दिया था। और वो आफ्टर एवरी 76 ईयर्स वो एक बार अर्थ के नज़दीक से गुजरता है और वो दिखाई देता है। जब आखिरी बार वो 1986 में दिखाई दिया था तो आफ्टर 76 ईयर्स वो कब दिखाई देगा? तो 2062 में दिखाई देगा, 2062 में दिखाई देगा। कौन दिखाई देगा? हेली कॉमेट। ये कहाँ से आता है? तो या तो काइपर बेल्ट से या तो ऊर्थ क्लाउड से। तो कोई सवाल करे, एस्टेरॉयड कहाँ से आते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट से। मीटियोराइट कहाँ से आते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट से। मीटियोर्स कहाँ से आते हैं? तो वो मीटियोराइट से ही होते हैं जो सन की ऑर्बिट छोड़ के अर्थ की ऑर्बिट में आते हैं और जल जाते हैं, वो मीटियोर्स होते हैं। और मीटियोराइट्स कौन होते हैं? जो अर्थ की सरफेस पे पहुंच जाते हैं, वो मीटियोराइट्स होते हैं। इस लेसन में आपने एक ब्रीफ स्टडी किया अबाउट द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम।